सिंपलेक्स मेथड में सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सिंपलेक्स मेथड में ऑलवेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। मतलब इसके लिए सिंपलेक्स मेथड से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है एलपीपी का, तो वो एलपीपी किस फॉर्म में होना चाहिए, एलपीपी का ऑब्जेक्टिव मस्ट भी होना चाहिए मैक्सिमाइज, कंस्ट्रेंट होने चाहिए इक्वालिटी में, जो कंस्ट्रेंट हम ये लिखते हैं ना इनइक्वालिटी के फॉर्म में, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट में इक्वल टू वर्ड होना चाहिए। और सेकेंड, जो बीआईज रहते हैं मतलब इक्वल्स टू के कोएफिशिएंट रहते हैं वो ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एंड थर्ड इज ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, जितने वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सिंपली मुझे ये कहना है कि अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म का मेन बेसिक कंसेप्ट। वेन अवर ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज जेड में, मिनिमाइज जेड सपोज 3x प्लस 4y, अब आपको इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, अगर इस टाइप में प्रॉब्लम गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैक्सिमाइज जेड स्टार इक्वल्स टू माइनस ऑफ मिनिमाइज जेड। सो सीधा सीधा ये क्या होगा, -3x -4y। So in this way we have to convert our objective into maximize if it is in the minimize form. अगर directly maximize है तो no problem, but अगर maximize नहीं है तो we have to convert using this condition. Sometimes our constraint contain less than equals to symbol, जैसे suppose x plus y less than equals to 3, बट हमें कंस्टेंट कैसे चाहिए, इक्वल टू के फॉर्म में। अब इस इनइक्वालिटी को चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, ये छोटा है तो इसमें कुछ तो भी ऐड कर दो। तो यहाँ पे सपोज हम ऐड करेंगे s1 इक्वल्स टू 3। इसमें कितना कम पड़ रहा था ये हमें पता नहीं है, तो ये वेरिएबल के फॉर्म में, तो वी हैव टू ऐड इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। सपोज x plus 2y greater than equals to 4n. Now we have to convert this condition into equality. So ये कैसा है, extra है तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, subtract करना पड़ेगा, तो then we get equal. So in this way, if our constraint contain inequality, to convert this term into equality, we have to add and subtract new variable. And this variable is called the slack surplus variable. अब slack surplus variable किसको कहेंगे, जब आप add करते हो to convert the inequality into equal to, for that we have to add the variable, then this variable s1 is called the slack variable. Slack variable. And if our constraint contain greater than equals to, and to convert this constraint into equality, for that we have to subtract variable, and if we are subtracting some variable, then that is called the surplus variable. तो इक्वालिटी को कन्वर्ट कर, किसी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो आप ऐड करोगे तो दैट इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, सो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन अगर है तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट बीजे ग्रेटर देन जीरो, तो ये जो राइट साइड का टर्म रहता है ना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, बीजे। ठीक है, तो राइट साइड की जो टर्म होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, समटाइम्स वो निगेटिव में भी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास में इक्वेशन है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, अब आपके पास में ये b कैसा है, निगेटिव है, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये होगा -x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। नाउ अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव में हो गया, और उसके बाद में वंस इट इज ए पॉजिटिव, देन उस इनइक्वालिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करो। अब जैसे ये लेस है तो फिर आप ऐड करोगे, ग्रेटर रहता था तो आप सब्ट्रैक्ट करते थे, बट ये कब करोगे, पहले इस सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। अगर ये पॉजिटिव में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नहीं है तो सबसे पहले वो कन्वर्ट करो और देन आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स मेथड की छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट है। दिस इज अवर एलपीपी and we have to solve this LPP using simplex method. Here graphical method is not possible. Why? क्योंकि it contain 3 variable और 3 variable के corresponding ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए ग्राफिकल फेल हो रहा है। तो that's why we are discussing simplex method. Now simplex method की फर्स्ट स्टेप क्या कहती है,
फर्स्टली प्रॉब्लम को क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो लेट अस सी हियर हाउ टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैक्सिमाइज जेड, सो मैक्सिमाइज में ऑलरेडी है, सो नो प्रॉब्लम, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। What about the constant? तो ये less than equals to है, तो we have to convert into equality. So for that we have to add the variable. So here x1 twice x2 x3 और we are adding new variable because this is the less. तो less है तो add करोगे तभी जाके equal में convert होगा. So it is considered s1. s1 is a variable. Instead of s1 you may write x4. कोई problem नहीं है. x5 लिखो, y1 लिखो, y5 लिखो, कुछ भी लिखो. सिर्फ क्या है, ये वेरिएबल है, ये स्लैक सरप्लस वेरिएबल रहते हैं, तो इसीलिए मैं एस नोटेशन यूज करती हूँ. दिस इज एंड हियर दिस कंडीशन विल बी t 3 0. This constant is again less than equals to, so here 3x1 twice x3 plus s2 equals to 460. अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, s2 ऐड किया, क्यों s1 ही ऐड करते थे तो नहीं चलता था? नहीं, बिकॉज नेसेसरी नहीं है कि इस इक्वेशन के लिए जो कम पड़ रहा है वही सेम इसके लिए पड़ेगा. सो मे बी डिफरेंट हो सकता है, मे बी सेम हो सकता है, तो वी डोंट नो अबाउट दैट. दैट्स व्हाई वी आर एडिंग द डिफरेंट वेरिएबल. तो इसमें s1 ऐड किया है, तो हियर वी हैव टू ऐड s2. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड, x1 plus 4x3 plus s3 equals to 420. एंड ऑल वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन 0. तो x1 x2 x3 और न्यू आ गए थे s1 s2 s3, दिस ऑल आर ग्रेटर देन 0. अब देखो इसमें स्पेशलिटी क्या है, ये जो वेरिएबल्स है इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग कॉस्ट रहेगी. जैसे x1 के करस्पॉन्डिंग 3x1 लिखा है, 2x2 लिखा है, 5x3, तो 1 यूनिट ऑफ टाइप ए के ऊपर क्या हो रहा है, 3 रुपीज प्रॉफिट, सेकेंड के ऊपर 2 रुपीज, थर्ड के ऊपर 5 रुपीज. वैसे ही ये तो न्यू वेरिएबल्स है ना, उसके भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी. सो इसका हमारे मेन प्रॉब्लम पे कोई असर ना पड़े, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर कॉस्ट इज 0. सो इट इज a 0s1 0s2 0s3, क्योंकि इसकी अगर वैल्यू सॉल्व करते वक्त अगर s1 s2 की कुछ वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू क्या कर देगी, इसमें आने के बाद में मैक्सिमाइज जेड को चेंज कर देंगे, और वो चेंज ना हो, मतलब इससे कोई फर्क ना पड़े, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द कॉस्ट इज 0. ऑलवेज स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या रहती है ऑब्जेक्टिव में 0. इसके बाद में क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड मतलब वो जो टेबल फॉर्मुलेट करते हैं ना, उसी को हम सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं. अब टेबल कैसे आता है देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम उसके कॉस्ट जो वेरिएबल है उनकी, फिर यहाँ पे रहता है बेसिक वेरिएबल्स, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, फिर वाई बी बेसिक वेरिएबल, एक्स बी. कौन से वेरिएबल प्रॉब्लम में थे, तो हमारे मेन प्रॉब्लम में वेरिएबल थे x1 x2 x3 s1 s2 s3, तो ऑल वेरिएबल आएंगे यहाँ पे. इनकी जो कॉस्ट है एज पर अवर टेबल, ये जो है x1 के करस्पॉन्डिंग x1 के करस्पॉन्डिंग 3 था, x2 के करस्पॉन्डिंग 2 5. सो ये जो कॉस्ट है ये रहेगी यहाँ पे मेंशन करना है. सो हियर दिस कॉस्ट यू हैव टू राइट हियर, दैट इज a 3 2 5 0 0. Cost of variable is this one. What about YB basic variable? So problem हर एक इक्वेशन से एक एक वेरिएबल लिखना है, और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये S1 S2 S3 ये जो रहते हैं ना, इनको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि जब आप फर्स्ट टेबल में उसको लिखते हैं तो उसके चांसेस होते हैं कि वो जल्दी वहां से एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि ये हमने हमारे पर्पज से लिए. हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड आउट x1 x2 x3. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज ये ऑल वेरिएबल्स अगर यहाँ पे 0 है, तो ये s1 s2 सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट टेबल में ऑलवेज फ्रॉम ईच इक्वेशन वी हैव टू राइट द वन वेरिएबल, एंड दैट इज नथिंग बट दिस स्लैक वेरिएबल. तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन से s1, सेकेंड इक्वेशन से s2, थर्ड से आएगा s3. Now what about the cost? ये अगर बेसिक वेरिएबल है तो कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो S1 की कॉस्ट हमने ऑलरेडी लिखी है. सो कॉस्ट मतलब उसके ऊपर का जो नंबर है, दैट इज, सो बेसिक वेरिएबल्स आर दिस वन एंड द रिस्पेक्टिव कॉस्ट इज 0 0 0. इस टेबल का मीनिंग देखो क्या होता है,
अगर टेबल के अंदर ये बेसिक वेरिएबल्स है तो बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट रहती है यहाँ पे जो लिखोगे दिस इज द कॉस्ट. एंड व्हाट अबाउट द नॉन बेसिक वेरिएबल? इमीडिएटली नॉन बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट बन जाती है 0. जो यहाँ पे रहता है उनका सोल्यूशन ये वाला, और जो यहाँ पे नहीं है उनकी वैल्यू रहती है 0. सो इस हिसाब से अगर हमने S1 S2 S3 लिखा है तो ये अगर कुछ वैल्यू देंगे तो नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से रहेंगे जो यहाँ पे नहीं है? x1 x2 x3, और इनकी वैल्यू इमीडिएटली क्या होगी? 0. अगर इनकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो S1 इक्वल्स टू क्या होगा? 330. S2 इक्वल्स टू 460. तो डायरेक्टली नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 होने की वजह से इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? दिस रिस्पेक्टिव वैल्यूज. तो ये वैल्यूज क्या लिखना है आपको यहाँ? तो फर्स्ट टेबल में ऑलवेज इक्वल्स टू के सामने जो रहता है दैट यू हैव टू राइट हियर. रिमेनिंग टेबल में क्या करोगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल. सो इक्वेशन 1 से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लेट्स सी हियर 1 2 1 1 0 0. फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन 3 2 0. सॉरी, यार x1 का कोएफिशिएंट था 3, x2 यहाँ पे नहीं है सो इट इज a 0. x3 का कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए. नाउ ये 0 1. नेक्स्ट 1 देन 0 4 0 0 1. Now see here, as per this table, we can say value of our variable is S1 is 330, S2 is 460, S3 is 420. So these are the basic variable and cost of basic solution of this term is this one. What about the non-basic variable? So directly we get x1 is 0, x2 is 0, x3 is 0. So is it our final solution? So that we have to decide using Zj minus Cj. So for that तो सबसे पहले क्या करोगे? Zj फाइंड आउट करोगे. दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ Cv इंटू xi. सो यहाँ पे क्या करना है? Cv मतलब ये वाला टर्म, x1 ये वाला, तो इसका फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट होगा 0 प्लस ऑफ सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट प्लस ऑफ थर्ड टर्म का प्रोडक्ट. प्रोडक्ट लो और उनके साथ में क्या है? एडिशन. तो 0 इंटू 1 0 प्लस सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट प्लस थर्ड टर्म, तो ये प्रोडक्ट लेके उन सबका एडिशन. सो यहाँ पे 0 होने की वजह से प्रोडक्ट इज 0 तो एडिशन इज 0. तो यहाँ पे होल टर्म क्या हो रही है? 0 0 0. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड Zj माइनस Cj. सो Zj माइनस Cj, तो Cj ये ऊपर बैठा है, ये Zj में से Cj को हटा दो, माइनस करोगे तो इट इज ए -3 -2 -5 0 0. Okay. If all Zj minus Cj is greater than equals to 0, then this is our final solution. तो ये जो respective ये रहेगा टर्म, इनका ये solution. If all Zj minus Cj are greater than 0, then it is our final solution. If not, then क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट टेबल फॉर्म करना है एंड दैट वी हैव टू फाइंड. कैसे निकालोगे? एक्चुअली ये अगर सॉल्यूशन नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कहीं तो भी गड़बड़ है. इसके हिसाब से x1 x2 x3 क्या है? 0. तो ये फेल हो रहा है. Zj माइनस Cj ऑल आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है ये बेसिक वेरिएबल की वैल्यू ये वाली नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू 0 है. तो कोई तो भी चेंज करना पड़ेगा. तो इसमें अगर चेंजेस करने तो फॉर दैट वी हैव टू टेक इनकमिंग वेक्टर, मतलब इसमें से एक को हटाना है, उसके जगह पे दूसरा वेरिएबल लिखना है. सो कौन सा वेरिएबल वहां पे आएगा? तो ये Zj माइनस Cj में मोस्ट निगेटिव जो टर्म रहेगी दैट इज आवर इनकमिंग वेक्टर. तो यहाँ पे सबसे बड़ा निगेटिव टर्म है, सो ये क्या होगा? इनकमिंग वेक्टर. ठीक है, इसका मतलब है x3 यहाँ पे आने वाला है टेबल के अंदर. ठीक है, तो इसमें से किसी ना किसी को जाना पड़ेगा, तभी तो जाके x3 वहां पे पिटअप होगा. सो आउटगोइंग मतलब इन तीनों में से एक को क्या करना है? आउट. सो दैट यू हैव टू डिसाइड विद द हेल्प ऑफ रेशियो. What is ratio? Ratio is nothing but xb divided by incoming vector. तो xb मतलब ये वाला टर्म, इस सॉल्यूशन को इनकमिंग वेक्टर से डिवाइड करो, तो x3 से डिवाइड. सो सी हियर, फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वन, तो ये हो जाएगा 330. सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस सेकेंड, तो इसको अगर डिवाइड करते तो 460 डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज ए 230. सेकेंड टर्म का डिवीजन, सो इट इज ए 1 0 5. ठीक है, नाउ
इस रेशियो में जो भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रहेगा दैट इज आवर आउटगोइंग वेक्टर. सो हियर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इज 105. दिस इज आवर आउटगोइंग, दिस इज आवर इनकम. इसका मतलब क्या हो रहा है कि x3 ये जो है S3 यहां से आउट हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहां से, और इस S3 के जगह पे कौन आके बैठेगा? दिस इज x3, दिस इज आवर इनकम. तो ये चला जाएगा और इसके जगह पे ये यहाँ पे आएगा, और दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट, और वी कैन से पाइवोटल एलिमेंट. अब ये फर्स्ट टेबल की हेल्प से आपको सेकेंड टेबल फॉर्म करना पड़ता है. अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको मैं बता रही हूँ, इसको याद रखना. ऑल रेशियोज अगर पॉजिटिव है तो उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट को क्या करोगे? आउटगोइंग वेक्टर कंसीडर करोगे, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? आउटगोइंग वेक्टर. ठीक है, सभी पॉजिटिव है, उसमें से एक स्मॉलेस्ट, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग. अब कंडीशन क्या क्या आ सकती है कि समटाइम्स आपको क्या मिलेगा कि दो वैल्यू सेम हो सकती है, कि यहाँ पे 230 के जगह पे अगर 105 रहता था, तो ये 105 सेम होता था ना, तब आप किसको आउट करते थे? तो दोनों किसी को एक को आउट कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे अगर टा है, रेशियो के अंदर टा है, तो किसी एक को आप क्या कर सकते हैं? आउट कर सकते हैं. बट अगर वो टाई आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन देयर इज अ टाई इन द रेशियो, तो इन द नेक्स्ट टेबल वी गेट डीजनरेट सॉल्यूशन. मतलब क्या होगा, ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, इनकी कॉस्ट, इसका सॉल्यूशन क्या है? x2 की वैल्यू रहेगी 460, x3 की वैल्यू रहेगी 420. तो उसी तरह से आप अगर रेशियो में टाई है तो इन द नेक्स्ट टेबल इस बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन इज जीरो. इसके करस्पॉन्डिंग जीरो आता है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जीरो आने का मीनिंग ये होता है डीजनरेट सॉल्यूशन. ये डेफिनेशन ऑफ डीजनरेट सॉल्यूशन है. if the solution of basic variable is zero, then that is called degenerate solution. तो ये कब कंडीशन ऑकर होती है? when there is a tie in the ratio. अब दूसरा रेशियो में क्या हो सकता है कि आपको कोई आउटगोइंग करने के लिए चांस ही नहीं, मतलब सबके सब क्या है? निगेटिव है. पॉजिटिव है तो आप किसी को भी एक को कर सकते हैं, बट इन केस अगर रेशियो के अंदर सभी के सभी निगेटिव आ गए, तो रेशियो में तो हम पॉजिटिव स्मॉलेस्ट चेक करते हैं. तो इफ इट इज ए निगेटिव, ऑल आर निगेटिव, इसका मतलब क्या है? फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, और वहां पे सोल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. और फिजिबल रीजन की अगर बात करते हैं ना, तो कुछ ग्राफ ऐसे आएगा कि इट इज अनबाउंडेड, जस्ट लाइक ऐसे टाइप में अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, तो इसमें क्या होता है? इस टाइप की कंडीशन है, आप बात कर रहे हो मैक्सिमाइज की, और सॉल्यूशन क्या हो रहा है? इस लाइन के अब पूरा शेडेड पोर्शन, तो जितना ऊपर जाओगे उतना क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये सॉल्यूशन अप टू इनफाइनाइट तक के जा रहा है. तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? दैट ऑब्जेक्टिव विल बी अवर फुल, और ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं रहता. इसका मतलब क्या है? ये सिंप्लेक्स, ये जो है ग्राफ, इट इज ए अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. तो ये ग्राफिकली हो गया. और इसी को टेबल के फॉर्म में अगर देखना है, तो व्हेन all the values in the ratios are negative, और we can say इनकमिंग वेक्टर जो है, इनकमिंग वेक्टर के करस्पॉन्डिंग ये सभी के सभी अगर निगेटिव आ गए ना, तो दैट टाइम देन द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड एंड डज नॉट गेट द सॉल्यूशन. सपोज रेशियो ऐसे है इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, या फिर एक आधा टर्म माइनस इंफिनिटी में हो सकता है. अब यहाँ पे इंफिनिटी कहो, या फिर यहाँ पे सपोज आ गया 3. रेशियो के अंदर हमें क्या देखना है? पॉजिटिव. पॉजिटिव कौन है? ये इंफिनिटी एंड 3. इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है? तो 3. सो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट. तो हमें इंफिनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर इंफिनिटी आ भी गया तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? पॉजिटिव कौन है? पॉजिटिव में से सबसे स्मॉलेस्ट जो भी रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग आउटगोइंग. अगर रेशियो में सबके सब निगेटिव इंफिनिटी हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबके सब कैसे? पॉजिटिव. पॉजिटिव में से स्मॉलेस्ट, तो ये सभी सेम है, तो किसी को भी क्या करोगे? आउटगोइंग कंसिडर कर सकते हैं. इफ इट इज ऑल आर निगेटिव, और निगेटिव में भी इंफिनिटी है, तो हमें पता है कि हमें निगेटिव तो देखना ही नहीं है. सो इफ इट इज अ निगेटिव, सो वी कैन से अवर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, क्लियर? अभी सभी केसेस हो गई है, रेशियो में क्या क्या हो सकता है सब कुछ डिस्कस किया. तो रेशियो में केसेस है, वैसे ही जेजे माइनस सीजे में क्या होगा? जेजे माइनस सीजे में क्या हो सकता है कि ऑल आर पॉजिटिव हो सकते हैं. If all Zj minus Cj are positive, if we get Zj minus Cj greater than equals to 0 for all j, तो then we have to stop their process and that is nothing but our final solution. मतलब
वही टेबल आपका होगा फाइनल सॉल्यूशन, और उस हिसाब से जो भी रिस्पेक्ट टू बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो भी सॉल्यूशन लिखा है दैट इज नथिंग बट फाइनल सॉल्यूशन। तो ये S1 की वैल्यू जो भी रहेगी, S2 की वैल्यू, S3 की वैल्यू एंड नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0, तो वो हम क्या करेंगे, फाइनलाइज कर देंगे कि अच्छा यही है उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ठीक है। इफ कब, इफ ऑल जेड माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये जेड माइनस सी में एक भी वैल्यू लेस देन 0 आ गई, निगेटिव आ गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोस्ट निगेटिव नंबर देखना पड़ेगा। और मोस्ट निगेटिव नंबर को क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट निगेटिव नंबर, इट इज नथिंग बट अवर इनकमिंग वेक्टर। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा इनकमिंग वेक्टर। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो 5 -5 क्या होता है, मोस्ट निगेटिव, तो इसके करस्पॉन्डिंग इनकमिंग आ गया। समटाइम्स यहाँ पे भी क्या हो सकता है, टाई होगा, तो किसी भी एक को आप क्या कर सकते हैं, इनकमिंग कर सकते हैं। आइदर इसको करो या फिर यहाँ पे भी -5 है तो इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ देयर इज ए टाई इन Zj माइनस Cj, यू कैन टेक एनी वेक्टर एज ए इनकमिंग वेक्टर। उसमें भी अगर सपोज यहाँ पे -5 है और S3 के अंदर -5 है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, जैसे x और s इनके करस्पॉन्डिंग टाई आ रहा है, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे, तो सबसे पहले इनकमिंग किसको लोगे, x3 को, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये यहाँ पे आना चाहिए। हमारा मेन मोटिव क्या है, x1 x2 x3 फाइंड आउट करना, और इनको जितना हो सके उतना जल्दी आउट कर देना। सो बेटर वे, अगर वहां पे टाई आ रहा है तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे, इनकमिंग में आने के लिए, यहाँ पे आना चाहिए ना वो, तो दैट्स वाई x1 x2 x3 को सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे, और ये S1 S2 S3 को नहीं देना है, क्योंकि ये क्या है, हमारे स्लैक सरप्लस वेरिएबल, तो ये इनकमिंग में आना मतलब यहाँ पे आ जाएगी, जो कि वो सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे, तो उसको अवॉइड करना है। अदरवाइज अगर टाई है तो आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और उसमें जैसे यहाँ पे डिजेनरेट की कंडीशन आती है, यहाँ पे उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। इससे सेकेंड टेबल पे यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव वैल्यूज आ गई, इसका मतलब है दिस इज नॉट अवर फाइनल टेबल, सो वी हाउ टू टेक सेकेंड टेबल। अब सेकेंड टेबल कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। फर्स्ट टेबल की हेल्प से ही हम सेकेंड टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी आएगा सबसे पहले Cj कॉस्ट, Cb कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल solution, then all variable x1 x2 x3 s1 s2 s3। अब कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती है, तो ये जो वेरिएबल्स के ऊपर कॉस्ट लिखा है ना, ये चाहे इस टेबल में रहो कि कितने भी टेबल बनाते जाओ, सब में कॉस्ट क्या होगी, सेम। सो x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ जो टर्म है वो सेम रहेगा, 3 2 5 0 0 0। व्हाट अबाउट अवर बेसिक वेरिएबल, तो अब हमने क्या कहा है कि ये आउट हो रहा है और इसके जगह पे कौन आ रहा है, x3, तो ये S1 S2 तो एज इट इज है, जो आउट हो रहा है उसको निकाल दो और जो इन हो रहा है उसको वहां पे रख दो। सो हियर इट इज ए S1 S2 एंड इट इज ए x। अब नेक्स्ट में ये वाली वैल्यूज कैसे लिखी थी हमने, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल, तो ये S1 की कॉस्ट, उसके ऊपर का नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कॉस्ट, तो S1 के करस्पॉन्डिंग है 0, S2 के करस्पॉन्डिंग है 0, x3 के करस्पॉन्डिंग है 5। ये हो जाएगा मेन टेबल। नाउ अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग वैल्यूज लिखना है। वो कैसे लिखे से, सबसे पहले क्या करते हैं, की एलिमेंट को क्या करोगे, पूरे रो को डिवाइड करना। ये की एलिमेंट इज अवर 4, दिस इज अवर की एलिमेंट। इससे अगर थ्रू आउट पूरे रो को अगर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे तो वी गेट इट इज ए 105। सो यहाँ पे आ जाएगा 105। देन हियर 1 divided by 4, so 1 by 4, 0, here it is a 1 0 0 1 by 4। so नेक्स्ट टेबल के लिए क्या करोगे, वी हाउ टू डिवाइड बाय की एलिमेंट, जो भी ये इनकमिंग आउटगोइंग का मिडल पार्ट रहेगा दैट इज अ पाइवोटल एलिमेंट और की एलिमेंट, इससे सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड। सो वी गेट दिस वैल्यूज। नाउ अब ये वैल्यूज निकालने के बाद में नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये की एलिमेंट जिस कॉलम में ना, जहां पे भी आपका वेक्टर है ना, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज है उन सबको आपको करना है 0। वाई, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन मिलता है इट इज बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर देखते हैं ना, तो इस टेबल में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगी, कौन सी है,
1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो कितने भी आप सिंप्लेक्स के टेबल फॉर्म करते जाओगे तो उन सब में वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब हमने 4 से डिवाइड करने की वजह से यहाँ पे 1/4 हो गया, तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिस्टर्ब हो गई, मतलब यहाँ पे 1/4 आ गई, तो यहाँ पे इसके जगह पे 1 आ गया है ना, तो नाउ इसके करस्पॉन्डिंग क्या करोगे, ऊपर के एलिमेंट को 0। सो हियर ऊपर का एलिमेंट अगर देखते तो फर्स्ट रो की बात करते सबसे पहले, यहाँ पे कितना है 1, इसे क्या करना है 0 में कन्वर्ट करना है, किसकी हेल्प से, ये जो हमारा अपडेटेड रो रहेगा R3, R3 हमने अपडेट करके क्या किया है, दिस वन इज अवर नाउ R3। तो यहाँ पे 4 की जगह पे 1 हो चुका है, तो इस 1 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो क्या करोगे, ऑपरेशन R1 माइनस ऑफ R3, सो वी विल गेट द 0। सो R1 माइनस R1 माइनस R3 करोगे तो हियर R1 मतलब हमने जो ओल्ड वाले टेबल में लिख के रखा है वो वाला R1 फर्स्ट रो। सो सी हियर 3 3 0 1 2 1 1 0 0। R3 मतलब ये अपडेटेड वाली वैल्यूज, so it is a 105। now take the subtraction, so if we take the subtraction तो here 103 minus of this term, so ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे फर्स्ट रो, so it is a 225 3/4 2 0 1। now similarly नेक्स्ट एलिमेंट, की एलिमेंट के ऊपर का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो देखो कौन सा है 2, इसको आपको क्या करना है 0, ये हो गया R2 रो। यहाँ पे 4 की जगह पे क्या आ चुका है 1, सो 1 की हेल्प से, इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है, तो इस 1 को क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस टर्म, मतलब अब क्या होगा R2 सेकेंड रो R2 माइनस 2 टाइम्स R3। सो हियर R2 की अगर वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट टेबल से लिखते हैं तो फर्स्ट टेबल में R2 की वैल्यूज है 460 3 0 2 0 1 0, 2 टाइम्स R3 मतलब दिस वन, इसको 2 टाइम्स करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, सो ये आ जाएगी वैल्यूज R2 माइनस 2 टाइम्स R3। नाउ ये पुटअप करना है हमें सेकेंड रो में, सो सेकेंड रो में अगर वैल्यूज पुटअप करते तो इट इज 250 5/2 0 0 0 1 माइनस 1/2। okay, now as per this table S1 is 225, S2 is 250 and S3 is 105। तो नॉन बेसिक वेरिएबल x1 is 0 x2 is 0। अब ये सॉल्यूशन फाइनल है कि नहीं उसके लिए अगेन क्या करोगे zj माइनस cj, तो सबसे पहले zj फाइंड आउट करो, दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ cv इंटू xi। सो प्रोडक्ट ऑफ cv इंटू xi, सो ये प्रोडक्ट 0 प्लस दिस वन, तो ये होगा 5/4। next is 0 then 5 0 0 5 1। then find out zj minus cj, zj माइनस cj अगर फाइंड आउट करते तो zj इज दिस वन माइनस ऑफ cj, तो 5/4 माइनस 3, तो इट इज नथिंग बट माइनस 7/4, then here it is a minus 2 0 0 0 1। again here zj minus cj all are greater than, तो it is our final solution, but ये zj minus cj क्या है नॉट ग्रेटर देन 0, इट कंटेन अ नेगेटिव टर्म। सो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो मोस्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है चेक करो, इनकमिंग कहाँ पे आएगा, -7/4 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये -2 इज द मोस्ट नेगेटिव, सो दिस इज अवर इनकमिंग वेक्टर। दिस इज अवर इनकमिंग वेक्टर, तो वी हैव टू टेक रेशियो xv डिवाइडेड बाय इनकमिंग, सो इट इज a x2। नाउ हियर xv डिवाइडेड बाय x2, तो ये 225 डिवाइडेड बाय 2, so ये होगा 112.5। नेक्स्ट दिस वन 250 डिवाइडेड बाय 0, so it is a 0 infinity 105 डिवाइडेड बाय 0, so again it is a first is a outgoing, क्योंकि सभी पॉजिटिव है, स्मॉलेस्ट इज दिस वन, so this is our out। now here इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग मतलब S1 यहाँ से आउट में चला जाएगा और इसके जगह पे क्या आएगा, दिस विल बी अवर
incoming. Now again we have to form the second table और ये प्रोसेस कब तक के चलेगा, जब तक कि all zj minus cj greater than 0 नहीं होते तब तक की ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी। अगर ये सेकेंड टेबल कैसे निकाला है अभी भी कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट टेबल में क्लियर हो जाएगी आइडिया। सो हियर अगेन cj, here cb, yb, xb, x1, x2, x3, s1, s2, ये बेसिक वेरिएबल। तो अभी हमने s1 को क्या किया, आउट कर दिया है, उसके जगह पे क्या आ रहा है x2। सो दिस इज अवर x2 इज अ बेसिक वेरिएबल न्यू। ठीक है, s1 को निकालना है, x2 उसके जगह पे, बाकी सब एज इट इज। तो s1 s2 एंड x3 एज इट इज। तो ये s2 एंड नाउ द कॉस्ट। कॉस्ट हर एक टेबल में एज इट इज रहती है। तो फ्रॉम फर्स्ट टेबल जो कॉस्ट रहेगी इट इज ए 3 2 5 0 0, ये एज इट इज रहता है, कभी भी ये ऊपर का टर्म चेंज नहीं करो। नाउ व्हाट अबाउट द बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट। तो x2 के ऊपर का नंबर दैट इज बेसिक वेरिएबल कॉस्ट, x3 के ऊपर का नंबर है 0 एंड x3 के ऊपर है 5। नाउ हियर second for next table again we have to take the help of in key element, that is here key element is outgoing और incoming का जो middle part रहता है, that is our key element, pivotal element. So first we have to make this element 1 and to convert this element into 1 divide by 2. So throughout अगर 2 से divide करते हैं तो 2 से divide कर दोगे तो ये 2 divided by this term that is nothing but 112.5. So here 2 से divide कर रहे पूरे फर्स्ट रो को divide by 2. So it is a 2 to 5 divided by 2. Next is 3 by 8. It is a 1 0 1 by 2 0 minus 1 by 8. नेक्स्ट टास्क क्या रहता है, की एलिमेंट जहां पे उसके बिलो वाले सभी एलिमेंट को क्या करोगे, जीरो। ना सी हियर यहाँ पे ऑलरेडी तो ये जीरो ही है ना, इसका मतलब है देयर इज नो चेंज। क्लियर। लास्ट टाइम भी हमने क्या किए थे, की एलिमेंट के अबो बिलो जितने एलिमेंट रहते हैं रिमेनिंग उसको जीरो में कन्वर्ट करना है ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें रहेगी। देखो यहाँ पे भी आइडेंटिटी मिलेगी आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ऐसी आइडेंटिटी होल्ड करने के लिए बिलो एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना पड़ता है, बट इट इज ऑलरेडी दैट मीन्स देयर इज ए नो चेंज। तो ये दोनों रो क्या हो गए एज इट इज। तो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट बहुत सारा बच गया क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी जीरो है। सो मैं एज इट इज लिखती हूँ ऊपर से। Now the next is if it is a final solution then find check the zj minus cj. अब इसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है, x2 की वैल्यू दिस वन, x3 की वैल्यू दिस वन एंड व्हाट अबाउट द नॉन बेसिक वेरिएबल, तो x1 की वैल्यू क्या है 0। बट ये फाइनल है कि नहीं, तो अगेन वी हैव टू फाइंड zj minus cj. So let's see here how to find zj. Take the product cb into xi. तो फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट, so it is a 3 by 4 प्लस ऑफ सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट, सो इट इज ए 5 by 4। तो इसको अगर ऐड करोगे तो इट इज नथिंग बट 8 by 4 दैट इज नथिंग बट 2। ठीक है। नाउ सेकेंड क्वांटिटी का प्रोडक्ट, सो इट इज ए 2, देन हियर इट इज ए 5। प्रोडक्ट लेके एडिशन करना है, ये हो गया 1 by 2 into 1 2, तो 1 plus 0 plus 0, so it is a 1, next is 0। what about the third, it is a minus 1 by 4 प्लस 0 प्लस 5 by 4, मतलब ये हो गया माइनस 1 by 4 प्लस 5 by 4, दैट इज नथिंग बट 1। नाउ नेक्स्ट इज zj minus cj, zj minus cj equals to, so here zj 2 minus 3, तो minus 1 0 0 1 0। इसका मतलब ये दोनों तो होल्ड कर लिए। नाउ प्रॉब्लम का कहाँ पे अभी, अगेन हियर इज ए निगेटिव टर्म, जब तक के पॉजिटिव नहीं होता है तब तक के करना है। सो दिस इज अवर इनकमिंग वेक्टर। सो नाउ दिस इज अवर इनकमिंग वेक्टर। सो व्हाट अबाउट द आउटगोइंग वेक्टर, तो अगेन फाइंड द रेशियो and ratio is xp divided by incoming vector. So here this is our incoming। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो इन दोनों का डिवीजन ये होगा 300, this is next will be 100 and next will be 400। now the most smallest positive number is 100। so therefore as per this term s2 will be out
and instead of this term x1 will be. ये समटाइम्स प्रोसेस 2 टेबल पे भी स्टॉप हो सकता है, 1 टेबल पे भी स्टॉप हो सकता है, और कभी कभी ऐसे रहेगा कि सेकेंड थर्ड टेबल पे भी आ सकता है। तो नेसेसरी नहीं कि कहाँ पे जाके आंसर आएगा, कितने टेबल के बाद। अब देखो यहाँ पे एक ही वेक्टर बच गया है, तो आई थिंक सो नेक्स्ट टेबल विल बी आवर फाइनल सॉल्यूशन। तो लेट्स सी हियर नेक्स्ट टेबल ड्रॉ करते हैं। तो हियर बेसिक वेरिएबल्स, अब बेसिक वेरिएबल कौन से रहेंगे, ये S2 यहाँ से निकल रहा है और उसके जगह पे x1 आ रहा है, और बाकी रिमेनिंग एज इट इज। तो x2 x1 x3 ये आ जाएगा। सो x2 x1 x3, ऑर्डरिंग चेंज मत करना, जैसे वैसे ही लिखना है। ये आउट हो रहा है तो इसी को आउट करोगे, उसके जगह पे x1 तो इसी के जगह पे x1। सो ये x2 एज इट इज, यहाँ पे आएगा x1 x3 एज इट इज। नाउ व्हाट अबाउट देयर कॉस्ट, ऊपर के नंबर एज इट इज रहते हैं 3 2 5 0 0 0। सो ये 3 2 5 0 0 0 बेसिक वेरिएबल कॉस्ट। तो x2 के ऊपर है 2, सो ये 2 x1 3 x3 5। नाउ सेकेंड नेक्स्ट टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, की एलिमेंट से डिवाइड करके। सो एज पर दिस टेबल की एलिमेंट इज इनकमिंग आउटगोइंग के बीच वाला नंबर, दैट इज नथिंग बट अवर पाइवोटल एलिमेंट, डिवाइड बाय दिस टर्म। सो 5/2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई 25 5 50 50 100। चेक करते जाओ करेक्ट है क्या, इट इज ए 100। then here 1 0 0 0 2/5 and here -1/2 divided by 5/2, तो 2 get cancel, तो it is a -1/5। now सेकेंड में क्या रहेगा, की एलिमेंट के अबो एलिमेंट को 0 करना है। तो अबो एलिमेंट को 0 मतलब ये 3/8 को 0 करना पड़ेगा और 1/4 को भी 0। सो हियर 3/8, यहाँ पे अपडेटेड रो क्या है, यहाँ पे 1 आ चुका है। सो हियर R1 कंटेन 3/8 और इस 1 की हेल्प से, तो ये 1 को क्या करेंगे 3/8 से मल्टीप्लाई। सो हियर 3/R1 माइनस 3/8 R2, R1 minus 3/8 R2, so we will get key element का above element will be 0. Now this value we have to put in R1, so R1 will be 75 0 1 0 1/2 minus 3/20 minus 1/5। ये इस क्वेश्चन के लिए लेंदी है, बट आप डोंट वरी, आपके पेपर में ऐसे जरूरी नहीं कि 4 तक के ही आएगा, 3 और 2 में ही हो जाता है। एक बार मेथड समझ लो, फिर उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा यूनिट यही है आपका। नाउ x3 में यहाँ पे की एलिमेंट के नीचे क्या है 1/4, इसको 0 करना है R2 की हेल्प से। यहाँ पे अभी फिलहाल 1 है, सो R2 को 1/4 से मल्टीप्लाई और R3 से सब्ट्रैक्ट। सो नेक्स्ट टर्म इज R3 minus 1/4 times R2। Now we have to take this subtraction, R3 minus 1/4 times R2, and here it is a 0 8, then it is 0 0 1 0 minus 1/20, and here minus of minus plus 1/4 plus 1/20, it is a 6/20 6/20। now therefore put the value, then it is a 80 0 0 1 0। now you have to take, maybe it is our final solution, just we have to find out zj minus cj for that। so zj अगर निकालते हैं तो take the product plus of addition, तो it is 0 3 5 0, so it is a 3, then it is a 2, it is a 5, next term is 1, it is a 13/20। सिमिलरली नेक्स्ट टेबल को अगर सॉल्व करते हैं तो ये -5/2 एंड -3/5, ये -2/5 एंड -3/5, तो ये होगा -5/5, दैट इज नथिंग बट
-1 और ये हो जाएगा 30/20। 30/20 मतलब 3/2 -1 इज ए 1/। अब अगर जेड जे माइनस सी जे निकालोगे ना तो देखो ये कंडीशन क्या होगी, 0 0 0 और ये 1, 13/20 1/2। Now see, in this table, all zj's minus cj's are greater than 0. If it is a greater than equals to 0, then this is our final solution. Therefore, optimum solution is x1 equals to 100, x2 equals to 75, and x3 equals to 80. And what about the optimal value? तो maximize z इज इक्वल्स टू, जो मैक्सिमाइज जेड की कंडीशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है उस जेड के अंदर क्या करेंगे, ये x1 x2 x3 पुटअप कर देंगे। सो ये और ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है एज पर दिस प्रॉब्लम इसके अंदर पुटअप करना है और इसमें ये होगी इस वैल्यू वेरिएबल बेसिक वेरिएबल की वैल्यू, उसमें जो नॉन बेसिक है x1 x2 x3 जो उस लास्ट टेबल में नहीं है उन सबकी वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज हियर x1 is 100, x2 is 75, x3 is 80. What about non-basic variable? तो उनकी वैल्यू क्या होगी 0. So this is our optimal solution और optimal value क्या होगी, that value we have to put here, x1 equals to 100 plus x2, x2 is twice, x2 is 75, 5 times x3, x3 की वैल्यू है 80, take their product, so it is at 300. So 850. This is our final solution.